इन्वेस्टिगेशन ना क्रोहन डिजीज की ना, इनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस से कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जैसे ये जो पेरिनल डिजीज है ना, इसके लिए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको एमआरआई करवाना पड़ता है, ठीक है। ये जो फिस्टुला बन रहे थे इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, जबकि एमआरआई सीटी स्कैन अल्सरेटिव कोलाइटिस में करवाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसमें सिंपली हम क्लोनोस्कोपी करके, बायोप्सी करके या फिर अगर उसके एंटीबॉडीज देखकर इस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन क्रोहन में कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं। स्टार्ट ब्लड से करेंगे, ब्लड में सीबीसी करवाएंगे, एनीमिया मिलेगा, एल्ब्यूमिन लेवल में हाइपरब्यूमिनेमिया मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन इसमें एलिवेटेड होंगी। उसके बाद इसमें बोवल एनीमा करवाया जाएगा। बोवल एनीमा में आपको कोबल स्टोन अपेरेंस मिलेगी, ये चीज आपने याद रखनी है, कोबल स्टोन अपेरेंस, ठीक है। अच्छा, उसमें उसके बाद आपको जो है टेक्नीटियम लेबल्ड ल्यूकोसाइट स्कैन, ये इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स पेशेंट को दिए जाते हैं ना, उनको उनकी लेबलिंग करके दी जाती है। जो डिजीज सेगमेंट है ना, वो बहुत जल्दी उन ल्यूकोसाइट को ले लेता है। जब वो ल्यूकोसाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो वहां पर अब हमें रेडिएशन नजर आती है, तो समझ आ जाता है कि ये जो एरिया ना, ये डिजीज एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये स्कैन हो गया। और एनीमा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये वाली तकरीबन तकरीबन जो चीजें ना, ये अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस से सिमिलर ही है। सिग्मोडोस्कोपी करेंगे तो आपको कोलोन में लेजेंस नजर आएंगे। और सिटी स्कैन, एमआरआई, ये जो चीजें ना, ये एक्स्ट्रा है, या आप उसमें नहीं करवाते अल्सरेटिव में, लेकिन क्रोन में करवानी पड़ती है। वजह मैंने बता दी कि सिटी में फिस्टुला फॉर्मेशन देखते हैं और एमआरआई में हम पेरिनल डिजीज के लिए कराते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो है वो आपने जरूर देखनी है कि जब आपने कोलोनोस्कोपी मेंशन करना है ना, कोलोनोस्कोपी पे आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब लिखना है तो उसके फीचर्स लिख के बताना है कि हाइपरीमिया और सूडो पॉलिप्स और ये सारी चीजें जैसे हमने देखी भी थी कि लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशंस, ठीक है, वो सारा कुछ। लेकिन जब आपने क्रोहन डिजीज का करना है तो आपने क्रोहन डिजीज के फीचर्स बताने हैं, कोबल स्टोन अपीयरेंस, ठीक है। तो ये आपने ऐसा जरूर करना है, फीचर्स आपने जरूर मेंशन करने हैं। अब क्रोहन डिजीज के बाद नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, दैट इज इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला हमने देखा कि अगर इंटेस्टाइन और स्किन के दरमियान कम्युनिकेशन हो तो उसको इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला कहते हैं। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? एक तो ये यूजुअली जो फिस्टुला होता है ना, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है आइट्रोजेनिक, यानी एनास्टोमोसिस कोई बनाया था, गट का सर्जरी की थी, उसके बाद एनास्टोमोस लीक कर गया, फिस्टुला बन गया। सबसे कॉमन इसका यही कॉज है। तो हाइड्रोजेनिक अगर ये होगा तो यूजली सर्जरी की हिस्ट्री होगी और 5th से 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे, सिर्फ 5-6 दिन गुजरे होंगे अभी सर्जरी को, तो ये फिस्टुला बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को फीवर होगा, टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ल्यूकोसाइटोसिस, वोंड इन्फेक्शन, यानी जो सर्जरी का वोंड होगा ना उसका इन्फेक्शन हो चुका होगा, टेकिकार्डिया, फीवर, ये सारा कुछ उस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और फिस्टुला बन जाएगा। फिस्टुला में से फीकल कंटेंट बाहर आएंगे जो आपको नजर आएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है? फिस्टुला है तो इसका डायग्नोसिस एक तो आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा कॉन्ट्रास्ट के साथ, और दूसरा आपको फिस्टुलोग्राम करना है, ठीक है। इसकी सिर्फ इमेजिंग ही करनी पड़ी है, ठीक है, सिर्फ इमेजिंग करोगे आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। नेक्स्ट है जी शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम। शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो शॉर्ट है ना बॉवल, यानी जो गट है, उसकी अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से कम हो, स्मॉल बबल की जो रेजिडुअल लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर से कम हो, कोई सर्जरी की थी, मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ी है जिसकी वजह से स्मॉल बबल को हमने निकाल दिया है, और अब पीछे सिर्फ छोटी सी स्मॉल बबल है ये जो 200 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ की है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं, क्या मसले इसमें होते हैं। एक तो इसमें ना ये होता है कि जो गैस्ट्रिन बन रहा होता है ना, उसने आके डिग्रेड होना होता है स्मॉल बबल में। वो डिग्रेड जब हो जाता है स्मॉल बबल में, फिर फर्दर वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं करवाता। लेकिन अब हमने देखा स्मॉल बबल तो बहुत छोटी हो गई है, तकरीबन 200 सेंटीमीटर से भी कम, तो इस केस में गैस्ट्रिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और गैस्ट्रिन जो है वो इतना ज्यादा एसिड सिक्रीट करवाएगा कि स्टमक में हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी। एक तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। दूसरा, अब इसमें जो है अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, स्मॉल बबल ने मेनली अब्जॉर्प्शन करनी थी, वो तो है नहीं, बहुत छोटी है, अब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का लॉस होगा, जैसे डिफरेंट मैल अब्जॉर्प्टिव डिजीज में होता है। तीसरा, इसमें क्या होगा, जो बाइल साल्ट है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो रही। जब बाइल साल्ट अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो उसकी वजह से जो बाइल साल्ट नहीं होंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो गॉल ब्लैडर में पैसिपिटेट करना शुरू हो जाएगा और गॉल स्टोन फॉर्मेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें हाइपरऑक्सिलेरिया। ये क्या होता है कि यूजुअली जो हमारी गट है ना, इसमें जो ऑक्सालेट्स है वो मिलते हैं कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम ऑक्सालेट जो वो फीसिस में सिक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या है कि गट के पास ना फ्री फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, जो कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, लिपिड की अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फैट भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फ्री फैटी एसिड गट के पास बहुत ज्यादा। अब जो ऑक्सालेट है ना, वो जो है ना वो बाइंड नहीं करेंगे कैल्शियम के साथ, कैल्शियम जो है ना वो बाइंड करेगा ज्यादा फ्री फैटी एसिड के साथ, वो ऑक्सालेट के साथ नहीं बाइंड। अब ऑक्सालेट क्या बेचारे ऐसे ही रहेंगे, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, उनका लेवल इंक्रीज कर जाएगा और फिर वो जाकर किडनी में स्टोन फॉर्मेशन करवा देते हैं, तो ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट, इसमें डायरिया, स्टिटोरिया यानी मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो ये इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी होगी। इस तरह से किसी भी इनमें से चीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट डायवर्टिकुलर डिजीज आ रहती है कि डायवर्टिकुलर जो बनते हैं आउट पोचिंग अगर बन जाए गट की वॉल की, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैकल डायवर्टिकुलम है, ठीक है। आपको पता है कि मैकल डायवर्टिकुलम बनता है अगर विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होती है फीटल लाइफ में, जो विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट होती है उसने बाद में बंद होना होता है, 5th-6th वीक में आके पोस्टनेटल उससे बंद होना होता है। लेकिन अगर ये बंद ना हो, रिटेन रहे, तो इसको फिर कहते हैं डायवर्टिकुलम। अब ये जो ये कंजेनिटल डायवर्टिकुलम है ना, मैकल डायवर्टिकुलम, ये जो मैकल डायवर्टिकुलम है ना, ये ट्रू डायवर्टिकुलम है, इसमें गट की सारी आपको वॉल की लेयर्स मिलेंगी। लेकिन आगे जो हम अक्वायर्ड डायवर्टिकुलम देखेंगे ना, जिनमें सिग्मोइड डायवर्टिकुला,
सबसे इंपॉर्टेंट है वो होते हैं फॉल्स डाइवर्टिकुलम। उनमें क्योंकि सारी लेयर्स नहीं होती गट की वॉल की, उनमें सिर्फ म्यूकोजा होता है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। एक और चीज है कि वो जो बनते हैं ना डाइवर्टिकुलम दूसरे अक्वायर्ड, वो यूजुअली बनते हैं मिजेंटेरिक बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि मिजेंटेरिक जो बॉर्डर है ना, वहां में ना ब्लड वेसल्स इंटर हो रही होती हैं गट में, क्योंकि मिजेंट्री में ब्लड वेसल्स होती है ना, तो वो बॉर्डर थोड़ा वीक होता है, क्योंकि वहां ब्लड वेसल्स पाइल्स करी है ना, तो बॉर्डर वीक होता है, इसीलिए वहां से आउटपुचिंग आसानी से बन जाती है, म्यूकोजा प्रोट्रूड कर जाता है, तो वो यूजुअली मिजेंटेरिक बॉर्डर पे बन होता है। लेकिन ये जो मैकल डाइवर्टिकुलम है ना, मैकल, ये एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर पे बनता है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इसको एक दफा रीड कर लेना। एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो मैकल डाइवर्टिकुलम में जो म्यूकोजा होता है ना, वो यूजुअली स्टमक का होता है, ठीक है, 60% केसेस में स्टमक का म्यूकोजा होता है, और बाकी पैंक्रियाज का म्यूकोजा भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। रूल ऑफ टू किसका होता है? इंसिडेंस इसका 2% है, मेल टू फीमेल रेशो भी 2:1 है, और 2 years ऑफ एज यूजली अंडर ही आपके पास पेशेंट आएगा। इलियोसिकल जंक्शन से 2 feet के प्रोक्सिमल होता है, और इसकी जो बेस है वो 2 inches की होती है, और इसमें 2 टाइप्स ऑफ म्यूकोजा हो सकते हैं, गैस्ट्रिक और इलियर, ठीक है। अच्छा, यूजली एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसको इंसिडेंटल हम डायग्नोस कर लेते हैं। लाइक हम सर्जरी कर रहे थे, हमारे पास पेशेंट आया और हम उसकी जो है ना वो किसी और इन प्रॉब्लम के लिए सर्जरी कर रहे थे, किसी और प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको मैकुलर डाइवर्टिकुलम मिल गया, ठीक है। इस तरह यूजुअली ये सिम्प्टोमेटिक होता है, और इंसिडेंटल आपको नजर आ जाता है। अब जब आपको इंसिडेंटल कभी नजर आया ना कि इसके कोई फीचर्स नहीं थे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपको वैसे ही नजर आ गया, तब आप इसका डिसीजन लेते हो कि हमने इसको निकालना है कि नहीं। अगर तो इसकी बेस जब आपको ब्रॉड नजर आए तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसकी नैरो बेस हो चुकी हो फिर हम इसको भी निकाल देते हैं, चाहे इसमें मसला ना भी हो, क्योंकि नियर फ्यूचर ये मसला करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक तो स्फेयर हैमरेज, कॉमनेस्ट जो प्रेजेंटेशन बच्चों में होती है ना इसकी, वो हैमरेज है, पर रेक्टल ब्लीड है, मैरून कलर की ब्लीडिंग होगी, ठीक है। आगे ना इस चैप्टर के एंड पे कुछ कॉजेज हम देखेंगे पर रेक्टल ब्लीड की, उनमें भी आप देखोगे कि मैकल डाइवर्टिकुलम उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो मैकल डाइवर्टिकुलम है ना, ये मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग करवाता है बच्चों में पर रेक्टल। जो अडल्ट्स होते हैं ना, उनमें यूजुअली मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस होता है, बिल्कुल एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसी प्रेजेंटेशन होती है, वैसे सिम्टम्स होते हैं कि पेन है रेटिली फोसा में और ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो पेन है वो शिफ्ट नहीं करती, मतलब वो शुरू ही राइट इलियक फोसा में होती है, वो ये नहीं होती कि पेरी पेरी एम्ब्लाइकल होगी, ठीक है। और नहीं, बल्कि वो होती एम्ब्लाइकस के रोंडा, सॉरी, वो राइट इलियक फोसा में नहीं होती, वो होती एम्ब्लाइकस के रोंडा, और वो शिफ्ट नहीं करती, वो वहीं पर रहती है, ठीक है। अच्छा, एक और इसकी प्रेजेंटेशन है जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ये करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी हम डिजीज पढ़े ना, चाहे वो हो क्रोहन डिजीज हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है, चाहे वो अब ये है मैकल डाइवर्टिकुलम, ये ना सारी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती हैं। तो तकरीबन हर तरह की डिजीज जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आपके पास आ सकती है। तो जब भी पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आए तो आपने उसकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज देख लेनी होती है कि क्यों उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो मैकल डाइवर्टिकुलम की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि मैकल डाइवर्टिकुलम का जो बैंड सा बना होता है कि ये ऐसे अटैच है ना कि ये अगर गट का एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर है, यहाँ से ये जा रहा है, तो ऐसे इसका बैंड सा बना होता है। उसके अगर अराउंड जो है इंटेस्टाइन का वोल्वुलस बन सकता है, इंटेस्टाइन आप इन ट्रैप हो सकती है, इंटरसेप्शन हो सकता है, वो जो टेलीस्कोपिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की, स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और एक पेप्टिक अल्सरेशन की मैंने आपको बताया था कि मैकल डाइवर्टिकुलम में पेप्टिक म्यूकोसा हो सकता है, तो उसमें अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है। ये सारी इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। आसान है, बच्चों में ब्लीडिंग याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो अडल्ट उनमें ज्यादातर मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस होता है, ये 2 चीजें आपको जरूर याद आनी चाहिए, बाकी भूल भी जाए तो खैर है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है टेक्नीटियम स्कैन आ जाता है। टेक्नीशियम स्कैन की वही बात है कि जो मिकोज है वो इसको ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा, वहां से हम इसको देख लेंगे, जैसे पीछे हमने क्रोन डिजीज में भी देखा। कॉन्ट्रास्ट स्टडी करवाएंगे, ठीक है, और एंजियोग्राफी, ये तो समझ आ रहा है। एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है, आप सब लोग यहाँ पे नोट कर लें अपनी बुक पे, कि जो भी जब भी पेशेंट आपके पास डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ आएगा ना, आपने उसका क्लोनोस्कोपी नहीं करना, क्योंकि क्लोनोस्कोपी परफोरेशन करा सकते हैं। आपने उसकी करनी है हमेशा सिटी कॉन्ट्रास्ट, सिटी विद कॉन्ट्रास्ट, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, बच्चे हमारे पास पर रेक्टल बीड के साथ आए, उनमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस ये स्कैन होता है। और अडल्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट स्टडी, सिटी विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो ये 2 फीचर्स, ये 2 इन्वेस्टिगेशंस आपने कभी भी नहीं भूलनी। जब भी मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस का आपके पास सिनेरियो है, आपने ये दोनों इन्वेस्टिगेशन जरूर मेंशन करनी है, और साथ ही भी मेंशन कर देना है कि हम बेरियम स्टडी को बी जो है वो अवॉइड करते हैं, और हम कोलोनोस्कोपी को भी अवॉइड करते हैं। वरना वो स्टार्टिंग पे जो मैंने रूल बताया था ना 4 इन्वेस्टिगेशन वाला, कि ब्लड और वो सारी, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपने ना ही तो उसकी तरफ जाना होता है बेरियम की तरफ, और ना ही आपने जाना होता है उसकी तरफ एंडोस्कोपी की तरफ, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये भी वैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अच्छा, ट्रीटमेंट अभी हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो क्लोनिक डाइवर्टिकुलम। क्लोनिक डाइवर्टिकुलम क्लोन में कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा कॉमन जो होते हैं ना वो सिग्मोइड में होते हैं, तो इसको सिग्मोइड डाइवर्टिकुला भी कह सकते हैं। ये ज्यादा कॉमन सिग्मोइड में होते हैं। फीचर इसके क्या होंगे? अब क्लोन में ना डाइवर्टिकुला बन रहे हैं तो क्या होगा? एब्डोमेन डिस्टेंड होना शुरू हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस, फ्लोटुलेंस,
ब्लडी डायरिया, डायवर्टिकुलम में क्या हो रहा है, ब्लडी डायरिया। तो जब भी पर रेक्टल ब्लीड का आपको केस आए ना, तो आपके माइंड में डायवर्टिकुलम भी होने चाहिए। लेफ्ट इलियक फोसा में टेंडरनेस, अभी तक हम राइट इलियक फोसा की ज्यादातर बात कर रहे थे, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का केस था, चाहे वो पेडिसाइटिस, लेकिन अब लेफ्ट इलियक फोसा आ रहा है, क्योंकि ये सिग्मोइड को इन्वोव कर रहा है, तो सिग्मोइड तो लेफ्ट इलियक फोसा में पड़ा होता है, तो लेफ्ट इलियक फोसा में टेंडरनेस मिल सकती है, मैस मिल सकता है। कोलोविसाइकल फिस्टुला ये बना सकती है कोलोन और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान। परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। परफोरेशन की फर्दर उसने एक क्लासिफिकेशन बता दी है सेवेरिटी के हिसाब से, हेंची क्लासिफिकेशन। अगर लोकलाइज्ड एप्सिस बन जाए तो वो 1 है स्टेज, अगर पेल्विक एप्सिस बन जाए तो 2 है, अगर पिरुलेंट पेरिटोनाइटिस हो जाए यानी पस आ जाए तो वो 3 है, और अगर फिकुलेंट हो पेरिटोनाइटिस तो वो 4 है, ठीक है। एफ से फिकुलेंट, एफ से 4। ओके, तो ये इसके फीचर्स हैं। सिंपल पर रेक्टल ब्लीड है, लेफ्ट इलियक फोसा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आप पूछ सकते हैं ना आपसे कि लेफ्ट इलियक फोसा में टेंडरनेस और मैस, आपका माइंड किधर जाएगा, तो अब तब तो आपके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तब आपने याद रखना है क्लोनिक डायवर्टिकुला, क्लोनिक डायवर्टिकुला करवाते हैं लेफ्ट इलियक फोसा में, पेन, टेंडरनेस, मैस, ठीक है। और कोलोविसाइकल फेस्टुला का भी आपने याद रखना है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे, सिटी स्कैन विद कंट्रास्ट, सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा मैकुलर डायवर्टिकुलम वाला, ठीक है। एनीमिया और सिग्मोइडोस्कोपी नहीं करनी, एक्यूट फेस में तो बिल्कुल नहीं करनी, जब एक्यूट फेस सेटल हो रहा है तब आप कर सकते हो, ठीक है, वही रूल है। नेक्स्ट है जी एंजियोडिस्प्लेसिया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें ये होता है कि ना अडल्ट्स में अगर पैरेक्टल ब्लीड बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें डीडी एंजियोडिस्प्लेसिया भी होता है, वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन की वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें एनीमिया के साथ पेशेंट आ जाता है, पैरेक्टल ब्लीड के साथ आ जाता है, फिर आप कोलोनोस्कोपी करते हो, मेसेंटेरिक आर्टरी एंजियोग्राफी की जाती है, आरबीसी स्कैन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टिपिकल सी इन्वेस्टिगेशन है, आपने देख लेनी है एक दफा। अच्छा, नेक्स्ट रेक्टल प्रोलैप्स की ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इसकी प्रेजेंटेशन भी क्या होगी, मैथ्स आ रहा होगा, है ना। इसको हम तब डिस्कस करेंगे उन वीडियोस में जिनमें हमने सर्जरीज की डिस्कशन करनी है, इसमें इसका कोई इतना नहीं है। नेक्स्ट है जी पोलिप्स आ गए नेक्स्ट। पोलिप्स, अच्छा मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि जो पोलिप्स होते हैं ना इंटेस्टाइन के, वो नॉन न्यूप्लास्टिक भी होते हैं, न्यूप्लास्टिक भी होते हैं, यानी कैंसर हो भी सकता है उनकी वजह से, नहीं भी हो सकता। जो नॉन न्यूप्लास्टिक है ना, उनमें हमाटोमाटस पोलिप आते हैं, ठीक है। उनमें आते हैं इन्फ्लेमेटरी पोलिप, जो सूडो पोलिप होते हैं, जैसे उधर देखा था ना अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और उनमें आते हैं हाइपरप्लास्टिक पोलिप, हाइपरप्लास्टिक पोलिप। अच्छा, अब इनमें से जो हाइपरप्लास्टिक पोलिप है ना, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन टाइप है पॉलिप्स की, नॉन नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स की। और जो इन्फ्लेमेटरी पॉलिप है ये सुडोपोलिप्स है, ये भी मैंने बता दिया। जो हमाटोमाइटिस पॉलिप है इनमें जुवेनाइल और प्यूर स्टेगर्स की 2 फर्दर प्रेजेंटेशन आ जाती है। जुवेनाइल की अगर बात करें तो ये यूजली इन्फेंट्स में होते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन कॉज है रेक्टल ब्लीड का। आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि जो मैकुलर डायवर्टिकुलम है वो बहुत कॉमन कॉज है बच्चों में रेक्टल ब्लीड का, और एक ये जुवेनाइल पॉलिप है इन्फेंट्स में, यानी अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मोस्ट कॉमन कॉज है रेक्टल ब्लीड का। अच्छा, इसमें सिस्टिक से डायलेटेशन हो जाती है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की, और रेक्टम मोस्ट कॉमन साइट है, ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, रेक्टम मोस्ट कॉमन साइट है। प्रोलैप्स भी कर सकते हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन, ऐसे प्रोलैप्स कर सकते हैं, और उनकी कोई मेलिग्नेंट टेंडेंसी नहीं होती। पोलीपेक्टमी आपने कर देनी है अगर सिम्टम्स आ रहे हो तो, सिंपल से आएंगे। प्योर स्टैगर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना, एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेट इसकी हेरिडिटरी है, ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है। और दूसरा ना, इसमें अब एक तो पोलिप तो हो गई, लेकिन पोलिप के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल बनेंगे लिप्स पे और बकल म्यूकोजा पे, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है लिप्स और बकल म्यूकोजा पे, और साथ जैजुनम। वो रेक्टम में ज्यादा जुवेनाइल थी, ये ज्यादा जैजुनम में पोलिप बनवाएंगे। ब्लीडिंग, इसका भी सिम्टम ब्लीडिंग ही है। अच्छा, उसमें आपने डायवर्टिकुलम में भी देखा था, मेन प्रेजेंटेशन क्या थी, पर रेक्टल ब्लीड, पर रेक्टल ब्लीड। अगर इन्फ्लेमेशन कर गई तो चलो क्यूट अपेंडिसाइटिस जैसे फीचर्स थे, वरना यूजुअली क्या था, पर रेक्टल ब्लीड। और पॉलिप्स में भी हम देख रहे हैं कि मेन फीचर क्या है, ब्लीड, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कंपेयर कर सकें कि डिफरेंट डिजीज हमारे पास कैसे प्रेजेंट करती है। तो ब्लीडिंग ही है इसका कॉमन सिम्टम, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। इंटरसेप्शन भी हो सकती है, इंटरसेप्शन भी तो ऑल और देन ऑब्स्ट्रक्शन ही करानी है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन तो तकरीबन हम हर डिजीज में देख ही रहे हैं। अच्छा, इसमें जो म्यूटेशन होती है वो STK11 या LKB1 जीन में यूजली होती है। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिस्टोलॉजी कराते हो आपको ट्री लाइक आर्ब्राइजिंग पैटर्न मिलता है पोलिप्स का, ठीक है। ट्री लाइक ब्रांचेस जैसे होते हैं ना, ट्री की ब्रांचेस, वैसे आपको पोलिप्स मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी पोलिप्स सूडोपोलिप्स कहते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में बनते हैं। हाइपरप्लास्टिक मोस्ट कॉमन टाइप है, लेकिन इनमें कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल एज सच नहीं होता, ये सारे नॉन मेलिग्नेंट है। आगे आ जाए एडिनोमा, ये है एडिनोमा जो है ना, ये न्यूप्लास्टिक है, एडिनोमा न्यूप्लास्टिक है, ठीक है। एडिनोमा आगे विलस हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकते हैं, ये सारे, ठीक है। जो विलस है ना, इनमें वो सबसे ज्यादा मेलिग्नेंट पोटेंशियल रखते हैं, विलस एडिनोमा। उसके बाद आगे हमने फैमिली एडिनोमाटस पॉलीपोसिस और हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ये जो दो है ना, ये 2 हेरिडिटरी कंडीशन है।
हेरिडिटरी कंडीशन है, ट्रांसमिट होती है फैमिलीज में, दोनों में पोलिप्स बनते हैं और दोनों ही, क्योंकि न्यू प्लास्टिक है, दोनों ही फर्दर क्लोन की कैंसर करवा सकती है। जो ये फैप है ना, फीमेल एडेनोमा पॉलीपोसिस, ये तो 100% कैंसर करवाता है ना अगर प्रेजेंट हो। और ये जो हेरिडिटरी है मेरे ख्याल से 70 to 80% तक इसमें होता है। और जो बाकी एडिनोकार्सिनोमा कार्सिनोइड ट्यूमर है, ये तो खुद ही कैंसर है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिनोमा की टाइप्स की। ट्यूबुलर एडिनोमा, ट्यूबुलर एडिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन है, 60 to 80% ट्यूबुलर एडिनोमा होता है। इनमें मेलिग्नेंट जो सेल्स है ना वो नहीं होते ज्यादा, क्योंकि जो मेलिग्नेंट होता है ज्यादा वो विलियस एडिनोमा होता है, ट्यूबुलर नहीं होता, लेकिन कॉमन सबसे ट्यूबुलर है। अच्छा, जो विलियस एडिनोमा यूजुअली सिसाइल होते हैं और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है फ्रॉन्ट लाइक अपीयरेंस होती है, हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है। ठीक हो गया। और इनमें ना म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनमें म्यूकस डिस्चार्ज होता है, वो जो डिस्चार्ज वो पोटाशियम रिच होता है, इसीलिए बॉडी में हाइपोक्लीमिया करवा देते हैं कि सारा पोटाशियम ये डिस्चार्ज करते रहते हैं, तो सिवियर हाइपोक्लीमिया हो सकता है। अच्छा, ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपोसिस। फेमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपोसिस मैंने बताया कि इनहेरिटेड कंडीशन है, ये भी इनहेरिटेड है, और जो आगे हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस है वो भी हेरिडिटरी है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिप्स बने होते हैं, अगर आप देखो तो आपको मोर देन 100 पॉलिप्स नजर आ रहे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर ये किसी में फैमिली हिस्ट्री हो ना इसकी, तो हम उसमें बच्चों में जो है ना वो इसको कोलोनोस्कोपी करते रहते हैं, जहां पर हमें 15-16 की एज पे जाके कोलोन नजर आए, तो ये प्रेफर किया जाता है कि प्रोफाइलेक्टिक जो है ना वो कोलेक्टमी करवा दी जाए, क्योंकि वरना 40-50 की उम्र में जाके 100% चांसेस है इनको कैंसर हो जाना है। ठीक है, तो इसमें ना प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी को प्रेफर किया जाता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है। क्लिनिकल फीचर्स के क्या होते हैं? यही बात है कि पोलिप हो या डाइवर्टिकुलाउस, ब्लीडिंग पर रेक्टम होगी, साथ इसमें लूज स्टूल्स हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस। आप सिग्मोइडोस्कोपी करोगे आपको बहुत सारे पोलिप नजर आएंगे, मोर देन 100 पोलिप, 1000 तक भी पोलिप हो सकते हैं, 15-16 ईयर्स तक पोलिप नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ना जीआईटी में कहीं भी कैंसर करवा सकते हैं आप, अगर प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी कर भी दो ना, तो कुछ लोगों में गॉड फॉरबिड जो है ना वो ये होता है कि ड्यूडेनम का कैंसर हो जाता है, पेरियम प्यूलरी कार्सिनोमा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन तकरीबन यही पे सबको समझ आ गई है, बार बार वो सिग्मोइडोस्कोपी का जिक्र कर रहा है, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, और दूसरा क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है तो जेनेटिक टाइपिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, इसको लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना 80% चांसेस होते हैं कि अगर किसी में ये है ना तो वो 80% चांसेस है कि कार्सिनोमा हो जाएगा, उसमें 100% है, इसमें 80% है। इसका डायग्नोसिस के लिए ना क्राइटेरिया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्राइटेरिया, उसको कहते हैं 3-2-1 एमिस्टरडम क्राइटेरिया। एमिस्टरडम क्राइटेरिया क्या कहता है जी? ये कहते हैं कि 3 जो है ना वो रिलेटिव्स होने चाहिए जिनको एसोसिएटेड कैंसर हो। एसोसिएटेड का क्या मतलब है? अच्छा, ये मैं स्किप कर दिया, मैंने नहीं बताया। एसोसिएटेड का मतलब है कि ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो करवाएगा, लेकिन जिसको ये सिंड्रोम हो ना वो साथ एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है, ओवरी का, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, हिपेटोबिलियरी सिस्टम का, इवन यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रेन और स्किन का, कहीं भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए ना इन लोगों में प्रोफाइलेक्टिक हिस्टेक्टमी भी करते हैं, यूट्रस को भी निकाल देते हैं कि वो कैंसर ना हो जाए। अब 3 या 3 से ज्यादा रिलेटिव में, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो उनके साथ, 3 या 3 से ज्यादा रिलेटिव्स में एसोसिएटेड कैंसर होना चाहिए। एंडोमेट्रियम का हो, कोलोन का हो, यूरिटर का हो, रिनल पेल्विस का हो, मतलब एसोसिएटेड हो इस सिंड्रोम से एसोसिएटेड। 2 और 2 से ज्यादा सक्सेसिव जनरेशन इन्वॉल्व हो, यानी ग्रैंड पेरेंट्स को है फिर पेरेंट्स को है, तो सक्सेसिव जनरेशन इन्वॉल्व हो गई। ठीक है। 1 और मोर रिलेटिव्स हो जिनको HNPCC डायग्नोस हो चुका हो बिफोर द एज ऑफ 50, तो ये 3-1 रूल होता है, एक क्राइटेरिया है, याद करने पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जी अब कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके फीचर्स ये लिखे हुए हैं। अब ना डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है। अब ये मैंने आपको बताया था, ये सेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है, ये रेक्टम है, और ये नीचे कनाल है। अब हमने देखना है कि असेंडिंग में कैंसर या ट्रांसवर्स में है या डिसेंडिंग में है या सिग्मोइड में है, कहाँ पर है, उस पर इसके फीचर डिपेंड। अगर तो राइट साइड ही लेन है, यहाँ पर है, ठीक है, तो राइट इलेक्ट समय मैस होगा, राइट इलेक्ट समय आपको मैस नजर आ जाएगा। अब ये जो राइट साइड का कैंसर होता है ना, ये ऑकल्ट ब्लड लॉस कराता है, जैसे आपको क्रोन में भी बताया था। ऑकल्ट ब्लड लॉस का मतलब होता है कि आपको माइक्रोस्कोप पे ब्लड मिलता है, देखने पे नहीं मिलता, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस अगर होता रहेगा, मैस होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आ सकता है, या एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसे फीचर्स के साथ आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन होगी ना तो इमरजेंसी प्रेजेंटेशन होगी। ट्रांसवर्स कोलोन में यहाँ पर है कैंसर, तब क्या होगा, एनीमिया, लेसिट्यूड और कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के साथ हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एपिगेस्ट्री में ये मैस बनेगा ना, तो हमें लगेगा अच्छा ये कहीं स्टमक का कैंसर तो नहीं है।
ठीक है, तो ये दोनों देख ले। ये किसके साथ कंफ्यूज हो सकता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ। ये हो सकता है जी कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के साथ। नहीं, ये ना एक्यूट अपेंडिसाइटिस कॉज करवा देता है। ये जब जब बनता है ना सीकम का कार्सिनोमा, तो जो यहाँ पर अपेंडिक्स होती है ना, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। जब हमने अपेंडिक्स वाला चैप्टर पढ़ना है ना, तो उसके एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कॉज में से एक ये भी पढ़ना है, सीकम कार्सिनोमा। क्योंकि जब कार्सिनोमा बनते हैं ना, अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, अपेंडिक्स का ल्यूमन बंद हो जाता है, अंदर चीजें जमा होती हैं। जैसे ही जमा होती हैं तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन, इस्कीमिया और इन्फ्लेमेशन। तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस का कॉज है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ कंफ्यूज नहीं होता, उसकी तरह प्रेजेंट नहीं करता। वो मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस है जो उसकी तरह प्रेजेंट करता है। ये जो है ना कॉज करवा देता है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, इसको ठीक करना है। अच्छा, ट्रांसवर्स कोलोन बता दिया कि उसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं इसको कैंसर ऑफ स्टमक के साथ। लेफ्ट साइडेड यहाँ पर डिसेंडिंग कोलोन में या सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है, तब क्या होगा? ब्लीडिंग पर रेक्टम। इसमें आपको ब्लीड पर रेक्टम मिलेगा, पहलों में नहीं मिल रहा था। अकॉल्ट ब्लड था, इनमें ब्लीड पर रेक्टम मिलेगा। बोवल हैबिट्स आल्टर हो जाएंगे, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, लोअर एब्डोमेन में पेन होगी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो तकरीबन सब में ही हो जाती है ना, जहां पे भी हो जाए ना, ये इमरजेंसी होती है। टेनिसमस हो सकता है। हम्म और कोलोविसाइकल फिस्टुला बन सकता है। अच्छा, मेनली ना इसका जब सिनेरियो आएगा तो आपने प्लीड पर रेक्टम पे ख्याल रखना है। ओल्ड एज का जो है ना पर्सन होगा, वेट लॉस होगा, इस तरह से मैस मिलेगा। रेक्टम, रेक्टम में अगर होगा तो पर रेक्टल ब्लीड होगा। टेनिसमस, ऑल्टर्ड बोवल हैबिट्स, रेक्टम जब भी वो यही फीचर होते हैं। मेटास्टेटिक डिजीज है तो लिवर में हुआ है तो उसके फीचर मिलेंगे। साइटस है तो वो होगा। बोन्स को हो गया तो बोनी पेन होगी। अब देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आप पर रेक्टल एग्जाम करोगे, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, आपको डिजिटली वो फील होगा। प्रोक्टोस्कोपी की जाएगी, ठीक है। प्रोक्टोस्कोपी में बायोप्सी कर सकते हैं, फिर सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, फिर कोलोनोस्कोपी करेंगे। ठीक हो गया। और बायोप्सी भी करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत आसान है। फिर जो है वो इसका सीटी स्कैन करना है, चेस्ट, एब्डोमन, पेल्विस का, क्योंकि मैट्स देखने हैं हमने। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकल एक्सटेंट बताती है, कैंसर सेपरेट करता है ना लोकली भी, इधर उधर सराउंडिंग में। तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी ये हमें सेपरेट लोकल बताएगी। और सीटी स्कैन, चेस्ट, एब्डोमन, पेल्विस ये हमें मैट्स बताएगा। ठीक है। डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा भी करवा सकते हो। ये सारे आसान से इसके फीचर्स हैं। बाकी अगर ब्लड वाला आपने लिखना, आप इनमें भी लिख ही सकते हो ना, एनीमिया होगा पेशेंट को क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद ऐसा कोई डिजीज नहीं है जिसकी हमें प्रेजेंटेशन करनी हो या जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी हो। तो हमारा ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट करेंगे ना, वो आसान है थोड़े चैप्टर्स। उनमें अपेंडिक्स है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और हर्निया है। ठीक है, वो आसान है।